Good morning, students. Good morning, Good sir. morning, sir. Good morning, As sir. you, morning, sir. very good morning. As you see, heading on the top, income from salary, retirement content. घबराए नहीं हिंदी वाले, इसमें हिंदी का भी कंटेंट है। वेतन कब हम बात कर रहे हैं, अवकाश ग्रहण से आए। तो हम लोगों ने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं पूरे सैलरी के, और उसका अब यहाँ पर हमें प्रॉपर यूज देखने को मिलेगा। हर चीज इसके अंदर होगी। ये क्वेश्चन HC मेहरोत्रा बुक का है, जो आपके पास बुक है उस बुक में ये क्वेश्चन नंबर 5 मैंने उठाया है आपको बताने के लिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही स्टूडेंट जो हैं लैंग्वेज के परेशान नहीं हो, उसी के हिसाब से बताएंगे। और ये रिकॉर्डिंग हो रही है, ये आपको क्लास के बाद मिल जाएगी। तो अगर किसी जगह कोई कंटेंट जरा सा टफ हो तो उसको रिवाइंड करके देख लीजिएगा। कोई लेट भी ज्वाइन करता है तो उसके लिए भी। तो यहाँ पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ और इससे आपको समझना होगा। ये हिंदी वालों के लिए हिंदी में लिखा हुआ है, उसके बाद इंग्लिश में भी यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है। ये क्वेश्चन है हमारे पास। मिस्टर अब्दुल रहीम वॉज अपॉइंटेड इन अ फैक्ट्री ऑन 1 जनवरी 2010 इन अ पे स्केल ऑफ 12,000 1-1000-24,000। तो अभी तक आप इसका मतलब समझ गए होंगे। तब भी मैं बताता हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे अगले 2-3 डेज में। इस रिकॉर्डिंग को अपने पास आप संभाल के रखिएगा, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। 12,000 से बंदे ने ज्वाइन किया, और इसका मतलब है जब पे स्केल लगी तो 1,000 जो है वो पर ईयर उसको इंक्रीमेंट मिलेगा। ये इंक्रीमेंट को शो कर रहा है, और इस इंक्रीमेंट के बाद में ये वैल्यू 13,000 हो जाती है। कब होगी सर? तो देखिए डेट लिखिए 1 जनवरी। तो 1 जनवरी 2010 को उसको वैल्यू मिल रही थी 12,000 रुपये। इसी के बाद में फिर ये 13,000 कब मिलेगी? जब बेटा ये डेट हो जाएगी 1 जनवरी 2011। इसी तरीके से ईयर वाइज 1,000 बढ़ता चला जाएगा। आपको इसको रफ में कैलकुलेट करके देख लेना होगा कि इस समय हमारे पास जो करंट ईयर है, ये हम लोग वर्क कर रहे हैं, बुक के ऊपर लिखा रहता है 2021-22। ये हमारा करंट ईयर है। तो क्या सर इस ईयर के लिए हम जाएंगे? नहीं, क्वेश्चन हम लोग जो लगाते हैं वो प्रीवियस ईयर के लिए लगा रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर हमारा हो गया 2020-21। इसका मतलब है ये सैलरी की पोजीशन हमको इस तरह इंक्रीज करके लानी है। कब तक? जब हम प्रीवियस ईयर पे आ जाएं। तो जब हम प्रीवियस ईयर पे आ जाएंगे तब हमें सैलरी क्या विड्रॉन हो रही है इंक्रीमेंट के साथ में, हमें उनको देखना होगा। उसी के हिसाब से ही क्वेश्चन रन करेगा। तो ये एक फैक्टर है, एक पार्ट है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है कि जब हम प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हैं तो इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, जहां पर आपको मिस्टेक हो सकती है, मेरी ज़रूरत महसूस होगी। 21 और जो 20 वाला हमारा प्रीवियस ईयर है, हम किसकी बात कर रहे हैं? प्रीवियस ईयर की। तो इस प्रीवियस ईयर में एक जगह पर आकर के सैलरी डिवाइड हो जाएगी 2 पार्ट में। वो जगह हमारे पास कौन सी है? क्वेश्चन में दे रखा है दिस इज 1 जनवरी। तो इसका मतलब है 1 जनवरी पर आ करके ये 2 पार्ट में डिवाइड होगी। तो 1 जनवरी के बाद की जो सैलरी है वो हमें 1,000 प्लस होकर के मिलेगी, और जो 1 जनवरी से पहले का समय है उसमें जो सैलरी होगी उसका डिफरेंस 1,000 माइनस से होगा। ये सारा का सारा इफेक्ट किसकी वजह से आ रहा है? ये सारा इफेक्ट जो है वो पे स्केल की वजह से आ रहा है। तो आपके मन में एक बात आएगी, सर इस तरह 12,000 अगर बढ़ते रहे तो ये 50,000 भी हो सकता है। बेटा पे स्केल का मतलब है 12,000 से बढ़ेंगे और 24 पे आके रुक जाएंगे। 24,000 से आगे हमको नहीं जाना होगा। तो इस तरीके से एक पॉइंट आपने यहाँ पर ये समझा कि 1 जनवरी पर चेंजेस होंगे और सैलरी के बीच में डिफरेंस जो है वो 1,000 का हो जाएगा। बहरहाल अब देखते हैं कि क्या उसने पूरा काम किया ईयर भर या नहीं। On 1 September 2019, his service were terminated. At the time of retrenchment, on the account of closure of the business, he received the compensation 2 lakh from his employer under the Industrial Dispute Act। तो देखिए यहाँ पर जो पॉइंट है वो किस चीज का है? जॉब छोड़ने का है। जॉब से वो टर्मिनेट हो रहा है।
और जॉब छोड़ने का है, मतलब रिट्रेंचमेंट भी है, टर्मिनेट हो रहा है। तो आपने यहाँ पर दो रूल पढ़े थे। एक रूल था कि जब आप अपनी मर्जी से जॉब छोड़ते हैं तो वो वॉलेंट्री रिटायरमेंट होता है, और जब आपको हटाया जा रहा है, रिट्रेंचमेंट है, टर्मिनेट हो रहे हैं, यहाँ पर उस रूल की बात होगी। उस कंडीशन में हम जब कैलकुलेट करते थे, तो रूल जब तक बच्चों को नहीं याद होगा तो नहीं कर पाएंगे। बहरहाल मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उनका रिवीजन भी साथ साथ कराता चलूं। तो जब वो जॉब से हटा है, बिजनेस बंद हुआ है, तो उस समय उसको कंपनसेशन कितना मिला? उसको कंपनसेशन 2 लाख मिला। किस हिसाब से? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अकॉर्डिंग। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में हमने आपको बताया था कि 25 FB में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट से रूल में कैलकुलेशन अमाउंट का किया जाता है। आगे आते हैं, ही रिसीव्ड ऑल्सो ए ग्रेचुटी। तो अब देखो इस क्वेश्चन में काफी चीजें कैसे दे रखी हैं। प्लीज अपना माइक म्यूट कर लीजिए या फिर ईयरफोन स्टूडेंट्स आप लोग यूज करिए। आपकी आवाज जो है वो औरों को डिस्टर्ब करेगी और ये रिकॉर्डिंग में आ जाएगा। जब आगे भी अगर हम लोग, कोई बच्चा क्लास देखेगा तो ये रिकॉर्डिंग उसको प्रॉब्लम देगी, हिंड्रेंस रहेगा वॉइस में। तो यहाँ पर एक पॉइंट हम लोगों का कंपनसेशन का है। 6 पॉइंट इस चैप्टर में पढ़े थे हम लोगों ने, उस 6 में से एक पॉइंट देखो क्लियर कट कवर होता दिख रहा है, जो कि कंपनसेशन का है। दूसरा पॉइंट देखिए यहाँ पर दिख रहा है ग्रेचुटी। तो ग्रेचुटी भी इसके साथ में हमको पढ़ना है। he also received a gratuity 1,50,000 under the payment of gratuity act। तो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट से कुछ कुछ याद हो रहा होगा कि ग्रेचुटी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है या फिर नॉन गवर्नमेंट के लिए, नॉन गवर्नमेंट में अंडर द ग्रेचुटी एक्ट होता है 1972 या फिर नहीं। हाँ, ये वही बात हो रही है। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन हो गया, ग्रेचुटी भी हमको आनी चाहिए, तब इस क्वेश्चन को हम करेंगे। आफ्टर देन ही वॉज अवेल्ड, ही वर एंटाइटल्ड टू अवेल्ड ऑन लीव 30 डेज। चलो कोई दिक्कत नहीं है, 30 डेज है, 30 डेज ईच ईयर रूल के हिसाब से अवेल्ड होता है। कब? एट द टर्मिनेशन ही ऑल्सो पेड 1,68,000। ये तीसरा पॉइंट हो गया। किस चीज का तीसरा पॉइंट हो गया? इनकैशमेंट ऑफ अर्नड लीव का। तो यहाँ पर इनकैशमेंट ऑन अर्न लीव भी आ जाएगी, जो कि 8 मंथ्स की दे रखी है। आफ्टर देन ये 1 सितंबर को यहाँ पर रिटायर हो गया था, मतलब उसकी एक जॉब चली गई थी। ये यहाँ पर देखिए 1 सितंबर से बेरोजगार हो गया। ऑन 1 दिसंबर ही गॉट अनदर अपॉइंटमेंट ऑफ मंथली सैलरी 30,000। तो अब देखो ये बंदा जॉब से निकाल दिया गया। कब निकाल दिया गया था? 1 सितंबर को निकाल दिया गया था। और सितंबर के बाद वो घर पे बैठा रहा, और फिर उसके बाद में उसको 1 दिसंबर को एक और जॉब मिल गई। तो अगर हम सितंबर से जोड़ लें तो कितने मंथ्स हो गए? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। दिसंबर में तो ज्वाइन ही कर लिया है। देखिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो इसका मतलब है वो 3 मंथ्स तो घर में ही बैठा रहा। यहाँ पे डिफरेंस हो गया 1 सितंबर का और 1 दिसंबर का। फिर से बोल दे रहा हूँ, 3 मंथ्स कौन कौन से? सितंबर पूरा बैठा रहा, अक्टूबर पूरा बैठा रहा, नवंबर पूरा बैठा रहा, मगर 1 दिसंबर को उसको जॉब मिल गई। देन ये 3 मंथ्स वाली बात बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आगे क्वेश्चन में इसकी जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर ये फ्री रहा और फ्री होकर के बैठा रहा, सोता रहा, मौज मस्ती करता रहा। बहरहाल जब मौज मस्ती करता रहा, पैसे नहीं तो नो टैक्स, इस पीरियड को हटा देंगे। ही गॉट अनदर अपॉइंटमेंट एज ए मंथली सैलरी। अब उसको रेगुलर जॉब मिल गई और उसको मंथली सैलरी मिल रही है 30,000। तो यहाँ पर बेटा देखिए 1 दिसंबर से उसने नौकरी ज्वाइन करी, तो दूसरी नौकरी ज्वाइन करी है, तो वो क्लियर कट 4 मंथ्स आपको दिख रही कि नहीं दिख रही? सर ये 4 मंथ्स कैसे दिख रही? 1 दिसंबर से इसने स्टार्ट किया, तो बेटा ये देखिए, जब 1 दिसंबर से स्टार्ट किया तो पहला महीना तो फर्स्ट मंथ तो दिसंबर हो गया। दिसंबर के बाद फिर ईयर बदला, नेक्स्ट ईयर जनवरी हो गया, उसके बाद में फरवरी हो गया, फरवरी के बाद में फोर्थ चौथा मंथ कौन सा हुआ? मार्च हो गया। मार्च के बाद सेशन खत्म हो गया, हमको 31 मार्च ही तक तो जाना है। तो उसने जो रेगुलर जॉब करी वो 4 मंथ्स की करी। तो अब आपको 4 मंथ्स की यहाँ रेगुलर जॉब आपको दिखाई दे जाती है। और अब जो और टिपिकल पॉइंट है वो देखिए, he received an advance of 4 months salary and also took a loan 20,000 from his employer for this purpose। Determine his taxable income dash 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 dash। तो ये जो पॉइंट है इसमें से ये पॉइंट सबसे ज्यादा टिपिकल है।
व्हेन द सैलरी इज ड्यू ऑन द फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये पूरे क्वेश्चन का कैडर ही बदल देता है। अब मैं इसको समझाता हूं। सैलरी ड्यू ऑन फर्स्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ, नॉर्मली समझिएगा इसको। नॉर्मली क्या होता है कि हम अप्रैल से लेकर के मार्च तक का जो पीरियड है उसको हम लेंगे। तो जब नॉर्मल वे से अप्रैल से मार्च तक का जब हम पीरियड लेंगे, तो हमारा जो प्रीवियस ईयर होता है उसमें हमने 1 अप्रैल से स्टार्ट किया। ये 1 अप्रैल हमारा प्रीवियस ईयर जो हमारा है वो है 2020 से लेकर के 21। पहले नॉर्मल समझिएगा। इस पीरियड में 1 अप्रैल 2020 से हमारा ईयर स्टार्ट हो जाएगा, और जो ईयर हमारा एंड होगा वो 2021 31 मार्च को हमारा ईयर खत्म हो जाएगा। इस ईयर में फाइनेंशियल ईयर का हमको पीरियड लेना होता है। जब क्वेश्चन में ये लाइन नहीं लिखी होती जो नीचे लिखी है, सैलरी इज ड्यू ऑन द फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ, अगर ऐसी लाइन नहीं लिखी है तो इसका मतलब होता है कि अप्रैल की सैलरी अप्रैल में मिल गई, मई की भी मई में मिल गई, जून की भी जून में मिल गई, फिर जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, और फिर उसके बाद जनवरी फरवरी मार्च। इसका मतलब है जिस महीने आपने वर्क किया है उसी मंथ आपको सैलरी मिल रही है। मैं फिर से बता रहा हूँ, नॉर्मली जब क्वेश्चन में नहीं लिखा है या तो होता ये है कि जिस मंथ में आपने जॉब करी है उसी मंथ में ही आपको सैलरी मिल रही है, या फिर लैंग्वेज ऐसे भी दे रखी होती है कि उसी महीने के आखिरी में, इंग्लिश में लिखा होता है लास्ट ऑफ द सेम मंथ, हिंदी में उसी महीने के आखिरी में आपको अगर सैलरी मिल रही है तो सैलरी हम फिर अप्रैल से लेकर के अगले साल मार्च तक का ही कैलकुलेट करते हैं। ये होता है नॉर्मल कैलकुलेशन। ये इजी है, सबको समझ में आता है। अप्रैल की अप्रैल ही महीने में, मार्च की मार्च महीने में मिल रही है। तो ये टिपिकल पॉइंट नहीं होता, ये नॉर्मल होता है उसी महीने में सैलरी मिल जाना। अब जो बताने जा रहा हूँ ये टिपिकल है, जो कि लाइन नीचे लिखी हुई थी, ये सैलरी इज ड्यू ऑन फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ। तो सबसे पहले अब आप समझ गए कि हमारे पास कौन सा महीना आएगा, अप्रैल आएगा। तो जब हम अप्रैल में बेटा सैलरी रिसीव करेंगे, सर अप्रैल की सैलरी तो क्वेश्चन कह रहा है कि अप्रैल की सैलरी हम नेक्स्ट मंथ रिसीव करेंगे, यस। तो अप्रैल की सैलरी हम कब रिसीव करेंगे, मई में रिसीव करेंगे। इसी तरीके से जब हम मई में आएंगे, सीखिएगा समझिएगा बात को, मैं ऐसे अलग अलग लाइन ले रहा हूँ। रेड लाइन है कि मई में फिर हम मई की तो सैलरी रिसीव नहीं करेंगे। ग्रीन लाइन इसलिए यूज कर रहा हूँ कि अब मई की सैलरी हम कब रिसीव करेंगे, तो मई की सैलरी बेटा अब हम लोग कब रिसीव करेंगे, जून में रिसीव करेंगे, क्योंकि लिखा है ना फर्स्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ मतलब अगले महीने। ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस समझा दे रहा हूँ यहाँ पर। इसके बाद मई के बाद हमारे पास आता है जून। तो अब बात आती है जून की सैलरी फिर हम कब रिसीव करेंगे, तो जून की सैलरी जो है वो हम कब रिसीव करेंगे, जून की सैलरी जून के बाद बेटा कौन सा महीना आएगा, बिल्कुल सही आपके मन में आया, हम इसको जुलाई में रिसीव करेंगे। अब सर अप्रैल में फिर हम किसकी सैलरी रिसीव करेंगे, तो बेटा समझिए इस बात को कि अप्रैल में हम किसकी सैलरी फिर रिसीव कर रहे हैं, हम पिछले महीने की सैलरी रिसीव करते हैं। इसी तरीके से तो अप्रैल की सैलरी अगले महीने मई में रिसीव करी, तो हम ये नहीं कह सकते कि मई में हम उसके पिछले महीने की सैलरी रिसीव कर रहे हैं, जून में हम उसके पिछले महीने की सैलरी रिसीव कर रहे हैं, जुलाई में हम उसके पिछले महीने की सैलरी रिसीव कर रहे हैं। तो इसको हम एक इस लैंग्वेज में कह सकते हैं कि हमेशा हम पिछले महीने की सैलरी करंट पीरियड में रिसीव कर रहे हैं। तो इसका मतलब जब हम अप्रैल में खड़े होंगे तो अप्रैल में जो हमारा प्रीवियस मंथ, जो हमारा प्रीवियस मंथ होगा, प्रीवियस मंथ हिंदी में इसको बोलेंगे पिछला महीना होगा, हम उसी की तो सैलरी रिसीव करेंगे। तो इसका मतलब अप्रैल में हम किसकी सैलरी रिसीव करेंगे, मार्च की सैलरी हम रिसीव करेंगे। ओके। और जब हम मई की बात करेंगे तो मई का पिछला महीना कौन सा होगा, हम किसकी सैलरी रिसीव करेंगे, हम अप्रैल की सैलरी रिसीव करेंगे। और जब हम
जून में आएंगे तो जून में हम किसकी सैलरी रिसीव करेंगे? जून का पिछला महीना कौन सा होगा? मई। तो हम मई की सैलरी रिसीव करेंगे। तो अब ध्यान से देखिए, इस बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर हमारा ईयर फिर बेटा कब स्टार्ट हो रहा है? हमारा ईयर मार्च से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि अप्रैल में जो हम सैलरी रिसीव कर रहे हैं वो हम मार्च की सैलरी रिसीव कर रहे हैं। इसी तरीके से जब हम ईयर आ जाएंगे मार्च में, अगले साल मार्च में आ जाएंगे, मतलब क्योंकि हमारा जो प्रीवियस ईयर है वो कौन सा है? 2021 का हमारा ईयर है। तो 2021 के जब हम मार्च में आएंगे तो मार्च आ जाएगा 2021। तो अगर मैं अब आपसे पूछूं कि बेटा मार्च में हम कौन सी सैलरी रिसीव करेंगे, तो आप कहेंगे सर पिछले महीने की सैलरी रिसीव करेंगे, प्रीवियस मंथ की। तो प्रीवियस मंथ कौन सा होगा? प्रीवियस मंथ आपका कौन सा होगा? फरवरी होगा। तो इसका मतलब हुआ कि मार्च जो कि आपका नॉर्मली लास्ट मंथ होता है, ये मार्च लास्ट मंथ होता है, मगर सैलरी आप किसकी रिसीव कर रहे होंगे? फरवरी की रिसीव कर रहे होंगे। अब इसी ही पूरे प्रिंसिपल को समझाया है, उसके हिसाब से जो ये लाइन है उस पे हम जो क्वेश्चन लेंगे वो क्या होगा, हमारा ईयर कैसे बदल जाएगा उसको समझिए। तो अब हमारा जो ईयर बदलेगा, वो ईयर हमारा जो चलेगा वो चलेगा, बहुत ध्यान से देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ। हमारा ईयर चलेगा 1 मार्च 2020 से, ये ईयर हमारा स्टार्ट होगा। और हमारा फाइनेंशियल ईयर जो खत्म होगा वो हमारा जा करके खत्म हो जाएगा फरवरी को 2021 में। सर आपने 28 फरवरी नहीं लिखा, लिख देते हैं बेटा 28 फरवरी। तो ये 28 फरवरी को जा करके हमारा ईयर खत्म हो जाएगा। ये ईयर हम कब लेंगे? जब क्वेश्चन में ऐसी लाइन लिखी हो, ड्यू ऑन द फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ। और नॉर्म सर, तो फिर नॉर्मल हम क्या लेते हैं? नॉर्मल मैंने स्टार्ट किया था कि नॉर्मल जब हम ईयर लेते हैं तो वो ईयर हमारा 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट होगा और वो ईयर हमारा खत्म होगा 31 मार्च को 2021 में। ये हम कब लेते हैं अब आप समझ गए होंगे। ये हम लोग नॉर्मल लेते हैं जब क्वेश्चन नॉर्मल होता है, मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे ही चलते हैं। तो इसका मतलब सर अब हम ये समझ गए कि जब क्वेश्चन नॉर्मल हो और कुछ भी नहीं लिखा हो, जैसा कि अभी तक हम लोग कर रहे हैं, तो हमारा जो ईयर शुरू होगा वो 1 अप्रैल से जैसे होता था, मतलब सिंपल तरीके से चलेगा। बिल्कुल ठीक आप समझे, सिंपल तरीके से चलेगा। मगर जब क्वेश्चन में ऐसा दे दिया जाए कि आपको अगले महीने पैसा मिलेगा इस बार का, इस महीने का, तो ईयर पूरा का पूरा बदल जाएगा और इसका पीरियड 1 अप्रैल की जगह 1 मार्च से शुरू हो जाएगा। मतलब कि मैंने जो देसी तरीका आपको बताया, पिछला महीना, अप्रैल का पिछला महीना कौन सा हो गया? मार्च। तो ईयर हमारा 1 मार्च से शुरू होगा, ऐसे ही खत्म जो 31 मार्च का होता था वो उसके पिछले महीने खत्म होगा फरवरी को। तो आपको ध्यान बस इतना देना है कि हम 1 मार्च से स्टार्ट करेंगे 2020 और फेब में जाके 2021 में खत्म कर देंगे। क्लियर क्लास? यस सर। थोड़ा सा ये टिपिकल लगेगा, मगर आपको ध्यान क्या देना है? ध्यान बस यही दो बातें देनी है जो मैंने यहाँ पर लिखी, मैं फिर से टिक कर दे रहा हूँ इस जगह पर। बेटा एक आपको ये पॉइंट ध्यान देना, येलो से देखिए बता रहा हूँ, जो ये वाला क्वेश्चन है, येलो से जो ये वाला क्वेश्चन है आप यहाँ स्टैंड कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में जो ईयर चलेगा वो आपका ये चलेगा 31 मार्च वाला, दिस वन। तो ये सॉरी 1 मार्च वाला चलेगा, दिस वन। 1 मार्च से आप शुरू करेंगे क्वेश्चन को और क्वेश्चन को आप फरवरी 21 में खत्म कर देंगे। बस इतना आपको ध्यान देना है। तो कुछ रटने वाले बच्चे ही कहते हैं सर हम इसको रट ही लेते हैं कि जब जो है क्वेश्चन में लिखा हो सैलरी इज ड्यू ऑन द फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ, जब फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ लिखा हो तो हमें ऐसे इसको करना होगा और नॉर्मली नहीं तो हम ऐसे करेंगे। तो आप बिल्कुल सही कर सकते हैं। रटने वाले बच्चे ये कहते हैं कि जब ये लाइन लिखी हुई हो तो इस लाइन में हम अपना ईयर
स्टार्ट करेंगे 1 मार्च से, जो कि प्रीवियस ईयर 20 है, और हम इसको खत्म कर देंगे 31 पे नहीं, इसको हम खत्म कर देंगे 28 फरवरी पे इस साल के। अब हम मार्च को कंसीडर ही नहीं करेंगे। बस अगर इतना आपको समझ में आ गया तो आपका कल्याण हो गया, क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन कई पार्टों में कई चीजें हैं, थोड़ा सा टफ है, मैं समझ सकता हूँ कि ईयर वाला पॉइंट थोड़ा टिपिकल लगेगा, मगर मैं इसीलिए आपको उसकी रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ और आप इसको रिवाइंड करके देखिएगा। तो अभी हम लोगों ने सिर्फ इसमें से एक कंटेंट किया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है रिवीजन के लिए। तो अभी हमने सिर्फ इसमें से एक कंटेंट किया है। हाँ सर, कंटेंट तो बहुत ढेर सारे थे इसमें। तो बेटा देखिए, कंटेंट एक एक करके कवर करेंगे, क्वेश्चन पूरा नहीं सॉल्व करेंगे वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अब इसमें से रिट्रेचमेंट है, एक पॉइंट, हम इससे स्टार्ट कर सकते हैं। एक पॉइंट ग्रेचुटी है, हम इससे स्टार्ट कर सकते हैं। एक पॉइंट ऑन लीव है, हम इससे स्टार्ट कर सकते हैं। ये 3 हमारे मेजर पॉइंट हैं जहां से हम क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं वर्किंग नोट में। और इन सबसे पहले मैंने आपको ये तो बता ही दिया, एक पॉइंट वर्किंग नोट का ये तो क्लियर कर दिया, सैलरी इज ड्यू ऑन द फर्स्ट। अब आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं, वर्किंग नोट किससे स्टार्ट कराना चाहेंगे, रिट्रेंचमेंट से, ग्रेचुटी से, या ऑन लीव से? कुछ भी कर सकते हो, जैसा कोई जरूरत नहीं, कुछ भी आप कर सकते हो जिसमें आप लोग को अच्छा लग रहा हो कि हमें फीलिंग अच्छी आती है, हमें याद है इसके रूल थोड़े बहुत। यस क्लास? सर ग्रेचुटी। सर यस ग्रेचुटी। ओके, नो प्रॉब्लम, किसी से भी आप तो सोचा हम उसी से स्टार्ट करेंगे। तो अब हम अगर ग्रेचुटी पे स्टार्ट कर रहे हैं तो हल्का सा अगर पॉइंट ध्यान दें तो ग्रेचुटी के टाइम पर हम लोग क्या करते थे, ग्रेचुटी के टाइम पर हम लोग को कुछ पॉइंट ध्यान देने होते थे। एक हमारा होता था एक्चुअल, तो एक्चुअल तो अब आप समझ जाइए इजी होता था, तो एक्चुअल ग्रेचुटी तो अब आपको मिल गई 1.5 लाख की। पॉइंट क्लियर? दूसरा होता था पॉइंट सरकारी स्टेचुअरी लिमिट, किसी को याद है ग्रेचुटी में कितनी स्टेचुअरी लिमिट थी? 20 लाख। तो ये 20 लाख तो आपकी स्टेचुअरी लिमिट का भी पार्ट हो गया। 20 ही लाख थी ना, कुछ और तो नहीं था? याद करो, हमने लिख दिया तुमने मान लिया। 20 लाख था सर। अच्छा ठीक। अब बेटा समस्या कहाँ थी? समस्या इसी जगह आती थी, ये वाले पॉइंट पे। ये वाले पॉइंट पर समस्या आने का मतलब क्या था कि इस पॉइंट में सबसे पहले तो हमें यहाँ पर देखना होता था सैलरी की डेफिनेशन, कि हम इसमें सैलरी में क्या लेंगे। तो देखो ये क्या है, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट था। तो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में अगर याद आ रहा हो तो हम लोग बेसिक पे ले लेते थे, याद आ गया, और डियरनेस अलाउंस ले लेते थे। सबसे पहली चीज याद आया। उसके बाद में दूसरा, अंडर द ग्रेचुटी एक्ट है तो उसके लिए हम लोग कितने महीने की सैलरी लेते थे? 15/26 की लेते थे। 15/26, और तो और हम इसको राउंड ऑफ भी कर देते थे। ये 3 चीजें अब याद आ रही होंगी थोड़ी थोड़ी। सर तो अब इन्हीं चीजों, यस सर। ये मैंने सिर्फ हल्का सा आपके दिमाग को रिवाइंड कराया है, रिकैप कराया है कि चीजें हो जाएं। घबराइए नहीं, धोखा नहीं देंगे, ओरल कुछ नहीं होगा, सब आपको अपने आंखों के सामने दिखाई देगा। बस ध्यान देने वाला फैक्टर क्या है उसको ध्यान से दीजिए। अब इस क्वेश्चन में हम ग्रेचुटी के ऊपर आते हैं। घबराइए नहीं, ये तो सॉल्यूशन है पूरा का पूरा, हम सॉल्यूशन की बात नहीं करेंगे, मैं आपको एक एक चीज सिखाऊंगा। आपने डिमांड करी है सर हमें ग्रेचुटी पहले चाहिए, तो हम ग्रेचुटी से ही इसको करेंगे। ये देखो स्क्रीन पे ग्रेचुटी दिख रही है या नहीं दिख रही है? दिख रही है सर। अपनापन लगा कुछ? हाँ, अरे ये तो पढ़ा हुआ आया है, ये तो समझ में आ रहा है, स्माइल, थोड़ी सी खुशी हुई। तो ग्रेचुटी में 3 पॉइंट हैं। इन 3 पॉइंट के लिए पहला पॉइंट मैंने वहीं आपको बता दिया था कि जो इजी रहेगा, एक अमाउंट रिसीव्ड और एक मैक्सिमम अमाउंट। तो देखो अमाउंट रिसीव तक आप पहुंच गए थे, मैक्सिमम अमाउंट 20 लाख तक का आप पहुंच गए थे, हाँ या नहीं? सर यस सर। उसके बाद में यस सर। जो आपने सैलरी विड्रॉन करा था हम उसकी बात कर रहे थे। तो सैलरी विड्रॉन करने के लिए हमारे पास जो सैलरी थी
वो कितनी होनी चाहिए, 21,000 देखिए आपको दिख रही। इसके बाद में सर एक बार दिखा दीजिए, दिखा रहा हूँ बेटा 21,000 सैलरी। इसके बाद में हम क्या करेंगे, 15/26 करेंगे। फिर क्वेश्चन में क्या था, कितने साल उसने काम किया हुआ है, ऐसे ही तो दे रखा था कितने साल काम किया है। तो अभी उसने जी कितना सर। साल काम किया है, वो 10 ईयर्स निकल के आया। तो मोटे मोटे तौर पर अब आप देखें कि यहाँ पर एक तो हमें ये ध्यान देना है कि 10 ईयर्स उसने करा, 15/26। तो आप कहेंगे सर ये तो याद है, इसमें दिक्कत नहीं है, ये तो हमें याद है, इसमें तो दिक्कत नहीं है, ये तो याद है। दिक्कत हमें कहाँ है, अब ये 21,000 जो सैलरी वाला अमाउंट है वो, और 10 ईयर्स उसने जॉब करी, ये हमको किस तरीके से पता चल गया। बेटा म्यूजिक बंद रखें, बाकी बच्चे गाना वाना मत गाइए। बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट चल रहा है जिसमें हम लोगों को पूरे ईयर्स देखने हैं कि कितने साल उसने जॉब करी और क्या उसके पास सैलरी दे रखी थी। आते हैं अब यहाँ पर, ये देखिए क्वेश्चन में। अब इस जगह पर हमने सैलरी कितनी निकाली थी, 21,000 लिखी थी कि नहीं लिखी थी। कोई बात नहीं, रिवाइंड करके आप देख लीजिएगा। 21,000 देखिए यहाँ पर था, ये देखिए सैलरी मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ। समस्या यही है कि सर ये 21,000 हमारी सैलरी आई कैसे। इस 21,000 की सैलरी के लिए मैंने आपको 1,000 रुपए का बताया था कि किस तरीके से आप इंक्रीमेंट करेंगे सैलरी को निकालने के लिए। याद है कि नहीं याद है। तो अब देखिए Yes, कैसे sir. 21,000 सैलरी। Yes, sir. हाँ तो बस वहीं से 21,000 सैलरी के ऊपर हम वर्क करते हैं। सबसे पहले जब हम बात करेंगे 2019 की, तो 2010 सॉरी, तो 1 जनवरी 2010 यहाँ की अगर हम बात करें तो इस जगह बेटा इसको सैलरी, बहुत लेमैन लैंग्वेज में इजी तरीके से बता रहा हूँ कि समझ में आ जाए, 12,000 हो गई। इसके बाद 2011 आएगा कि नहीं आएगा, तो जब 11 होगी Yes. तो 1,000 का इंक्रीमेंट इसमें हो जाएगा, इसको हम कर देंगे +1,000। इसके बाद में जब 12 आएगा तो फिर से ये 1,000 से बढ़ जाएगा, बहुत इजी तरीके से बता रहा हूँ। इसके बाद में 13 आएगा, फिर ये 1,000 से बढ़ जाएगा। डायरेक्ट में कर सकता था शॉर्टकट, मगर आपको समझाने के लिए कि एकदम इजी आपको लगे, 14 आएगा, फिर से 1,000 बढ़ जाएगा। फिर 15 आएगा, फिर से बेटा ये 1,000 बढ़ जाएगा। इसके बाद में 16, 17, फिर 18, 19 और 20, हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ देखें कि ये लगातार 1,000, 1,000, 1,000, 1,000 और ये 1,000 बढ़ता चला गया। हम कब पहुंच गए, 1 जनवरी हम 20 तक पहुंच गए। और हमें कहां तक पहुंचना है वो देख लीजिए। हमारा जो प्रीवियस ईयर है वो हमारे पास दे रखा है, आप सबको अब पता है कि हम 20 से लेकर के 21 का टाइम पीरियड लेंगे। तो 20 का जो पीरियड स्टार्ट होगा ये 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, और अभी हम कहाँ करें, 1 जनवरी में। तो इसका मतलब है 21 1 जनवरी तक हमको देखना होगा कि कितनी इसको सैलरी मिल रही है। मगर जब वो रिटायर ही बेटा हो गया, कब रिटायर हो गया, 1 सितंबर को। तो जब 1 सितंबर 2019 को रिटायर हो गया तो यहाँ तक पहुँचने की कोई बात ही नहीं बनती। तो देखो कितने से बढ़ा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो ये टोटल जो उसको लास्ट उस समय के लिए सैलरी मिल रही थी, हम उसको अगर काउंट करें तो ये वैल्यू हमारे पास जुड़ करके कितनी आ जाएगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। गलत हो रहा है, ये देखिए काउंट नहीं होगा 21, इसको तो हमें काउंट ही नहीं करना है क्योंकि उसके पहले ही वो रिटायर हो गया। तो अब यहाँ से अगर काउंटिंग आप करिए
तो 2011 से बढ़ी वैल्यू, और 19 तक ही हमको जाना है, 1 सितंबर 2019। तो अगर 19 तक जाना है तो ये भी काउंट नहीं होगा। मैं सब आपको लाइन सिखा रहा हूँ। तो अब काउंट कहाँ होगा, 19 की जो फिगर है वहां तक पहुंचो, कितना बढ़ेगी। तो 19 की अगर हम फिगर पहुंचे तो कितना बढ़ा, पहले साल 1 2 3 4 5 6, फिर 7 8 और 9, 9,000 रुपए बढ़े कि नहीं बढ़े। तो बेसिक सैलरी में कितने रुपए बढ़ गए बेटा, 9,000 बढ़ गए। और बेसिक सैलरी उसको मिल कितनी रही थी, 12,000 रुपए मिल रही थी। तो जब वो रिटायर हो रहा है तो उस समय उसकी सैलरी देखिए 21,000 रुपए हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, 21। यही हमारा टारगेट था, करंट टाइम की सैलरी निकालना 21,000। बताइए। Yes, sir. यस सर। रिवाइंड करके देखिएगा। यस सर। इसीलिए मैंने बहुत बेसिक तरीके से बताया कि आप लोगों को समझ में ये आ जाए कि किस तरीके से हमने कैलकुलेट करा है। अब होता क्या है कि कुछ बच्चे इसको बहुत ही जल्दी से कैलकुलेट करते हैं। वो भी देख लीजिए जल्दी से कैसे कैलकुलेट होगा। जल्दी से कैलकुलेट होने का मतलब है कि यहाँ 2010 दे रखा था और हमें जाना कहाँ है, 2019 पे जाना है। मतलब कि कितने साल का डिफरेंस है, 9 साल का डिफरेंस है। 9 साल उसने जॉब करी और हर साल 1,000 रुपए अगर बढ़ रहे हैं तो ये टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 9,000 वैल्यू इसकी बढ़ गई। तो अगर 9,000 वैल्यू बढ़ी और रिटायरमेंट होते समय में 9,000 बढ़ करके मिलेगा, तो 12,000 में 9,000 बढ़ करके मिलेगा। तो देखो डायरेक्टली 21,000 आ गया कि नहीं आ गया। मैं आपको ऐसे भी बता सकता था मगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन होता, इसलिए मैंने पहले बच्चों के तरीके से एकदम बताया, फिर डायरेक्टली बताया कैसे आप कैलकुलेट करेंगे। जो बेहतर लगे आप उसके थ्रू इसको कर लीजिएगा। तो पहला पॉइंट तो ग्रेजुएटी का यहाँ पर क्लियर होता है, ये 21,000 रुपीज का। अच्छा, अब दूसरी बात हमारे पास आती है, 21,000 कैलकुलेट हो जाने के बाद में कितने साल हमने काम किया। तो अभी अभी आपने देखा कि इसने 1 जनवरी से काम करना शुरू किया था और 1 जनवरी से 2019 तक आया। मगर ये ईयर तो टोटल अगर आप टाइम पीरियड से गिनोगे तो ये 1 जनवरी से अगर हम कहाँ तक आ जाएं, हम आ जाएं 1 जनवरी 2019 तक। तो इस जगह तक की अगर हम टोटल वैल्यू ले लें तो ये हमारे पास कितने ईयर आएगा, जल्दी जोड़ करके बताओ बेटा। 2010 है जनवरी, और 2010 से अगर 2019 आओगे तो कितने साल हो जाएंगे सर, 9 साल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे 9 साल। अभी अभी मैंने ओरल बोला था कि नहीं Yes, sir. बोला, 9 साल, 9 साल हो गए। यस सर। और ये 9 साल कब कंप्लीट होंगे, ये 9 इयर्स बेटा कंप्लीट होंगे 1 जनवरी को। मगर 10वें साल, जो 10वां साल है वो 10 ईयर अभी इसका चल रहा है। जो 10वां साल चल रहा है, 10वें साल उसने सितंबर तक काम किया। तो सितंबर तक काम किया तो हम ये कहेंगे कि 10वें साल उसने कितना काम किया, 10वें साल उसने 8 मंथ्स और काम किए, हाँ या नहीं। तो अगर हम टोटल बोलें तो टोटल हम इसको बोल सकते हैं कि उसने वर्क जो किया वो 9 इयर्स एंड 8 मंथ्स किया कि नहीं किया, ये मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं, 9 ईयर यस और सर। 8 मंथ्स। तो अगर 9 ईयर और 8 मंथ्स किया तो ये ग्रेचुटी के एक्ट में आ रहा है, ईयर राउंड ऑफ हो जाएगा। तो जैसे ही बेटा अगर ईयर राउंड ऑफ होगा तो ये कितना हो जाएगा, 10 ईयर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा राउंड ऑफ। हाँ सर, राउंड ऑफ होता था अंडर द एक्ट में, इसलिए ये 10 ईयर्स हो जाएगा। ओके, क्या फिर मैं फिर से इसको बता दूं आपको कि समझ में आ गया 10 ईयर्स। बहरहाल Sir, आ गया समझ। जिनको अगर डाउट लग भी रहा होगा पहली बार में, इसलिए मैं आपको क्लास खत्म होने के 10 मिनट के अंदर ही ये पूरी रिकॉर्डिंग दे दूंगा। आप इन पॉइंट को रिवाइंड करके देख लीजिएगा। तो हर एक पॉइंट इसमें इजी वे से मैंने समझाया है ग्रेचुटी के लिए। अब मैं फिर से ग्रेचुटी में आता हूं क्योंकि आज आपकी पसंद थी कि सर हम इस क्वेश्चन में से ग्रेचुटी को करेंगे। तो देखिए, अगर ग्रेचुटी आपकी पसंद थी तो ये हम ग्रेचुटी पर आए। ग्रेचुटी में सबसे पहला पॉइंट हम ऑलरेडी कर चुके थे, अमाउंट रिसीव्ड, मैक्सिमम अमाउंट। ये दोनों ही आपको बहुत इजी लगा था, ये क्वेश्चन देखते ही आपको आ गया था। टिपिकल पॉइंट ये लगा था। इस टिपिकल पॉइंट के लिए 21,000 कठिन काम है कि हमारे को सैलरी सर पता कैसे चली 21,000, ये मैंने अभी आपको बताया कैलकुलेट करके स्टेप वाइज।
एक बार रिवाइंड करके देखिएगा, थोड़ा टिपिकल है, मैं समझता हूँ कि थोड़ा कठिन चीज है, मगर टिपिकल चीज को भी अगर 2-3 बार करेंगे तो इजी हो जाएगा। ये 21,000 आपको मैंने बता दिया, रिवर्स करके आ जाएगा। तो फॉर्मूले में सबसे पहले तो हमारा था लास्ट विड्रॉन सैलरी, तो हम लास्ट विड्रॉन सैलरी 21,000 लेते हैं, इसको मैंने आपको समझा दिया। इसके बाद में हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं एवरेज निकालने के लिए 15/26 से। हाँ सर, ये तो रटा था हमें, इसमें दिक्कत नहीं है, ये तो इजी है, ये तो इजी है सर, ये तो हमने रटा था, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसके बाद प्रॉब्लम थी कितने साल उसने जॉब की, तो उसने जो जॉब करी है वो 10 ईयर्स के लिए जॉब करी है, और ये 10 ईयर्स राउंड ऑफ हो करके होता है, और मैंने राउंड ऑफ करके आपको 10 ईयर्स दिखाया, जो कि क्वेश्चन में आ रहा था 9 ईयर्स और 8 मंथ्स। अगर ये चीज 5 मंथ्स होती तो इसको 9 ईयर्स ले लेते हैं, हम राउंड ऑफ नहीं करते। 6 मंथ से अगर ज्यादा होता है तो इसको हम राउंड ऑफ कर देते हैं। तो इस तरह से इसको जिस समय हम बेटा पूरा कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 1,21,154। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि हम एग्जाम्प्ट उसको करेंगे जो इसमें से लीस्ट हो, तो इनमें सबसे कम कौन सा है, 1,21,124। मैं मान लूं कि सबको ये चीज समझ में आ गई है। Yes, sir. अगर Yes, ये sir. इसकी हम छूट दे देंगे, ये Yes, एक्सेप्ट sir. होगा, तो बेटा ये देखिए टैक्सेबल अमाउंट कितना हुआ। आपको रिटायर होते समय पैसा कितना मिला था, 1,50,000, और आपको गवर्नमेंट ने ये लीस्ट होने की वजह से इतनी आपको छूट दे दी, मतलब एग्जाम्प्ट कर दिया। इसके लिए आपको जब एग्जाम्प्ट कर दिया तो अब टैक्स किसके ऊपर देंगे, 28,846। ये आपका टैक्सेबल अमाउंट है 28,846। क्लियर। अब सर इसका फिर हम यूज कैसे करेंगे, तो बेटा जब हम क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन करते समय ये एक टिपिकल पॉइंट है आपका ग्रेचुटी का, और ग्रेचुटी के केस में ये देखिए आपने आज ये सीखा है, आज की डेट में 28,846 आप यहाँ पर आज की डेट में स्टैंड कर गए, ये पॉइंट आपको आ गया। क्या डेट है आज, इस डेट के हिसाब से बेटा 19 है, इस डेट के हिसाब से 19 आज अप्रैल 19 अप्रैल को आज हम लोगों ने ये पॉइंट क्वेश्चन का एक सीखा, और इसके लिए आप समझ गए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है ग्रेचुटी के रूल की। अब इसी तरह समय बेटा कंप्लीट हो रहा है आज का, तो आज इस क्वेश्चन को फिर से देखिए, ग्रेचुटी की कोशिश करिए, और साथ में जो स्लैब दे रखा था उस स्लैब की प्रैक्टिस करिए। और कल मैं इनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव करना आपको सिखाऊंगा, पढ़ करके इसका रूल बैठिएगा ताकि आपको लगे इजी कैसे आ गया। कल ये सिखाऊंगा, उसके बाद मैं कंपनसेशन आपको सिखाऊंगा। ओके, Yes, Yes, sir. sir. मैं तुरंत Yes, 10 मिनट sir. के अंदर आपको Yes, इसको sir. अपलोड कर रहा हूँ, रिवाइंड करके इसको देखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और एक